हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की विज्ञान की किताब का चैप्टर नंबर 6 घर्षण के कारण का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को समझाएंगे भी, और मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है और आपको उत्तर क्या लिखना है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वरना ऐसे रट लीजिएगा, फिर हो सकता है कुछ दिन के बाद भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर समझ लेते हैं क्वेश्चन को और उसका आंसर, तो फिर आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं और वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। पहले हम इसके 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को समझाएंगे और उसका आंसर बताएंगे, और उसके बाद हम फिर आगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको 7, 8, 9 का बताएंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 6 घर्षण के कारण का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। यानी कि जब गेंद मूव कर रही होती है तो कौन सा बल है जो इसकी गति को मंद कर देता है, इनके स्लो कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है घर्षण बल क्या है। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा? किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद करने में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहा जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा, देखिए यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं, बट अगर इसके बाद अगर आप ये लाइन लिख लेते हैं तो इससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि घर्षण बल प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समांतर तथा उसकी गति के विपरीत दिशा में आरोपित होता है। मतलब ये कि अगर ये पेन है हमारे पास, अगर हमने इसको मूव कराया तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह पर। मतलब ये पेन की सतह जो होगी वो इस कॉपी की सतह पर घर्षण बल लगाएगा, और कॉपी की सतह जो होगी वो पेन की सतह पर घर्षण बल आरोपित करेगा, और ये घर्षण बल उसकी गति की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट, जैसे इधर हमने मोशन कराया तो घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें है स्थैतिक घर्षण और तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो इसका क्या होगा? जब किसी वस्तु को विराम अवस्था से, विराम अवस्था का मतलब क्या होता है? विराम अवस्था का मतलब होता है रेस्ट की पोजीशन से गति की अवस्था, यानी कि रेस्ट की अवस्था से मोशन की स्टेट में, मोशन की अवस्था में लाने की कोशिश की जाती है, तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। तथा जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गतिमान हो, यानी कि मूव कर रही हो, पहले ही मूव कर रही हो, ठीक है, तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है, यानी कि रोलिंग घर्षण कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर है घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा में होती है। मैंने अभी आपको समझाया है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। जब गेंद को समान वेग से, यानी कि सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से अगर फेंका जाए तो कह रहा है कि पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। क्यों? तो क्योंकि समतल सतह पर घर्षण नहीं के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। घर्षण तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। उसके बाद बॉ में क्या है? गेंद कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, क्योंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका है कंक्रीली सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्यों, तो ये हो जाएगा क्योंकि कंक्रीली सड़क पर बहुत अधिक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर क्या है? निचली वस्तु की सतह, ऊपर गतिशील वस्तु की सतह और दोनों वस्तु की सतह। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा दोनों वस्तु की सतह, क्योंकि कभी भी मोशन, घर्षण जब लगेगा तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को और ऊपर वाला नीचे वाले को घर्षण फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 100 सही होगा। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांटी ज़मीन में धंस जाती है, इससे
जूते का ज़मीन से संपर्क बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इससे खिलाड़ी को दौड़ने वक्त फिसलने का भय नहीं रहता है और वो बहुत अच्छे से खेल पाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपका जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों? यानी कि घर्षण ज़रूरी भी है और नुकसानदेह भी है, यानी कि इससे क्या है, हानि भी पहुंचती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है घर्षण। क्यों? तो घर्षण हानिकारक है क्योंकि इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब लॉस होता है, ह्रास होता है। ठीक है, व्यर्थ क्षय होता है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपव्यय लिखिएगा। ठीक है, इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है, लॉस होता है। ठीक है, तथा इसके कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। ठीक, घर्षण लगने से क्या होता है, फ्रिक्शन लगने से जो वस्तु होती है वो घिस जाती है। लेकिन घर्षण अनिवार्य भी है, अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? देखिए, घर्षण के अभाव में ना हम दौड़ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना गाड़ियाँ चल सकती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, धारा रेखीय आकृति यानी कि स्ट्रीम लाइन बॉडी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या स्ट्रीम लाइन फिगर से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज़ की आकृति या नाव या जहाज़ को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तरल पदार्थ में गति प्रदान करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहा है कि हवाई जहाज़ या नाव या जहाज़ की आकृति मछली की आकृति की बनाई जाती है। ठीक है, विशेष आकृति मतलब मछली की तरह उसका शेप आपने देखा होगा, हवाई जहाज़ हो या नाव हो। ठीक है, ऐसी आकृति के कारण हवा या जल में, ठीक है, हवा या जल में घर्षण कम लगता है। इससे ऊर्जा का क्षय कम होता है, यानी कि ऊर्जा जो है कम वहाँ पे खपत होती है। ठीक है, तो ये आपका जो 9 तक का क्वेश्चन था मैंने समझा दिया है। इसके बाद आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थानों को भरिए। तो इसमें क्या लिखिएगा, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विरोध करता है। ठीक है, विरोध। ठीक है, वो हर्षी वी रो के लिए रो ध विरोध। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह क्या करती है, घर्षण उत्पन्न करती है, कम या अधिक? तो चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है या ज़्यादा? तो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तरल घर्षण को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है कर्षण कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तरल घर्षण 6.6 में यहाँ पर लिखा हुआ है कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज़ की आकृति कैसी होती है, तो धारा रेखीय होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है, धारा रेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सत्य असत्य है, यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ कथन, वो सत्य है या असत्य वो बताना है। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं, वो घर्षण की वजह से रुक जाती है कुछ दूरी चलने के बाद, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा असत्य। ठीक है, उसके बाद है घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये सही है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, सत्य हो गया। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। ठीक है, जितनी भारी वस्तु होगी उतना ज़्यादा घर्षण उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपका कर दिया है और अगली वीडियो में मैं आपको जो 7 चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए इस जो चैप्टर को जिसका क्वेश्चन आंसर अभी मैंने बताया है आपको, चैप्टर नंबर 6 यानी कि घर्षण के कारण। ठीक है, तो इसका जो मैंने क्वेश्चन से बताया, अगर आपको ये चैप्टर आपको समझना होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हर एक लाइन की, हर एक चीज़ की, हर एक टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ठीक है। ज़्यादा बच्चों के कमेंट अगर आते हैं तो इसको मैं इस चैप्टर को या हर एक चैप्टर को मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। तो अभी आपका जो 6 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है और जो 7 चैप्टर है आपका वो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हुई होगी, ठीक है। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अभी क्या है कि कॉपी कर लीजिए और सभी को व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।